हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम अपनी क्लास करने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान की, उसका टॉपिक होने वाला है हमारा बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। पिछली क्लास में जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो आता है शिक्षा एवं मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैं एमसीक्यू लेके आई थी जो किस पे डिपेंड है, पहले वाली लेक्चर पे डिपेंड था। अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों के द्वारा और एमसीक्यू उसके बाद अपलोड किया गया था। अब ये हम सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि क्या है आपके हॉस्टल वार्डिंग का सेकंड सिलेबस के अंतर्गत सेकंड टॉपिक जो है बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं तो मैं आपसे वो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, इसको पढ़ के हमें लगता है कि ये कोई पूरा एक टॉपिक है। ये एक टॉपिक नहीं, ये दो टॉपिक है एक्चुअल में। देखिए, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, आपको लगता है कि ये एक टॉपिक है ना, बुद्धि एवं व्यक्तित्व। ऐसा नहीं है। बुद्धि की अवधारणा पहला टॉपिक, दूसरा व्यक्तित्व की अवधारणा। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पहला इसको पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि एक टॉपिक, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी दूसरा टॉपिक, ठीक। तो बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरा व्यक्तित्व की अवधारणा। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे बुद्धि की अवधारणा, ठीक है, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। दो टॉपिक से मिलकर ये एक टॉपिक एक्चुअल में दिया गया है आपके सिलेबस के अंतर्गत। आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की अवधारणा। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे व्यक्तित्व की अवधारणा। अब एमसीक्यू जब आएगा तो मैं बुद्धि की अवधारणा वाला जो ऐसे रिलेटेड जो एमसीक्यू रिलेटेड रहेगा आपके इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, है ना, उसकी एमसीक्यू पहले लेके आऊंगी। फिर हम कवर करेंगे व्यक्तित्व की अवधारणा और फिर उसका एमसीक्यू हम कवर करेंगे, ठीक। पहली ये चीज थी। दूसरी चीज मैंने देखा कि कई टीचर्स बहुत ज्यादा आपको सिलेबस बता रहे हैं, आई मीन इसके अंतर्गत देखिए, आपको ये सीडीपी की तरह नहीं पढ़ना है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, सीडीपी हम जिसे कहते हैं, उसके तरह आपको नहीं पढ़ना है। आप हॉस्टल वार्डन का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना है ना। बुद्धि एवं जो भी आपके सिलेबस है, दो चीजें हैं। एक तो जब आप शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे, अगर आप में से जो भी शिक्षक उसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर सीजी टेट देने जा रहे हैं, सी टेट देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये पूरा एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है, अलग से सीडीपी का, है ना। और आप अभी हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है ना, उसका इतना ज्यादा सिलेबस नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने किया है कि बहुत ज्यादा। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगी। हालांकि ये पहली बार ही होगा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि सिलेबस के अंदर कितनी चीजें एग्जामिनर पूछ सकते हैं इस बार हॉस्टल मॉडल में, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है। लेकिन लेकिन इतना है कि हाँ, बहुत डीप में आपको स्टडी नहीं करनी है, जैसे कि आप शिक्षक भर्ती के लिए करेंगे या सीजी टेट के लिए करेंगे, एकदम उस दिशा में आपको नहीं करना है, ठीक। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बुद्धि की अवधारणा, ठीक है। बुद्धि क्या होता है, हम किसी को भी क्या बोल देते हैं, अगर उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है बच्चा, है ना, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, कैसे जज करते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको 100 में से इतने परसेंट मिले हैं, उसके 100 में से इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। जो बच्चा पीछे रैंक आता है हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम इसीलिए ये पढ़ते हैं कि आप हर बच्चे को आप मार्क्स के बेसिस पे आप उनको जज ना करें, ठीक। चलिए अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, वो चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, बुद्धि किस शब्द से बना है। जब हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि शिक्षा यानी एजुकेशन, एजुकेशन कौन से वर्ड से बना है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कौन से वर्ड से बना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इतने छोटी सी चीज कौन से वर्ड से बना है, नहीं, ये भी पूछा जा चुका है अलग अलग प्रतियोगी जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें। तो पहली चीज जो आपको पढ़नी है बेसिक, की बुद्धि वर्ड जो है इंटेलिजेंस, वो कहां से आया। तो ये लैटिन वर्ड था, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। दो शब्द, इंटेलिजर और इंटेलिजेंशिया, ठीक है। इंटेलिजर
एग्जाम में आपको या तो दोनों दे देगा ऑप्शन में, मतलब साथ में दे देगा, या तो अगर सिर्फ एक देगा तो ये देगा या तो ये देगा, है ना। तो इंटेलिजर या इंटेलिजेंशिया दोनों का अर्थ क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उनकी भाषा में, लैटिन वर्ड में इस वर्ड से ये डिराइव किया गया है, इंटेलिजर या इंटेलिजेंशिया, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि हिंदी में हम कहेंगे समझना। ठीक, क्या बताया मैंने अभी तक कि बुद्धि वर्ड जो है, बुद्धि वर्ड कहां से ली गई है? बुद्धि मतलब कि इंटेलिजेंस। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो ये बुद्धि वर्ड है, इंटेलिजेंस है, क्या हम बुद्धि मतलब ब्रेन को बोल रहे हैं क्या? जो हमारा ब्रेन है, नहीं, ब्रेन क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारा एक ऑर्गन है, ये ब्रेन है, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी है, ठीक है, याददाश्त जो है, हम इसके अंदर की बुद्धि की बात करें, यानी कि इंटेलिजेंस की बात करें, हम इस ब्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन से, ब्रेन नहीं आप इसे बोलेंगे, ठीक है, कि बुद्धि मतलब ब्रेन, बुद्धि मतलब कि इसमें इंटेलिजेंस है। तो अब ये वर्ड कहां से आया? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इंटेलिजर या इंटेलिजेंशिया। ये दोनों शब्द से, इंटेलिजर या इंटेलिजेंशिया, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। तो इसी से हमने क्या बनाया? इंटेलिजेंस वर्ड बनाया है। ठीक, नेक्स्ट दूसरी चीज, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। पहली चीज कहां से ये वर्ड बना? लैटिन से। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस गॉल्टन ने, ठीक है, मार्क कर देती हूं। हाँ, किसने बुद्धि शब्द, मतलब ये जो शब्द है, देखिए लिया तो गया था ये इंटेलिजर, जो शब्द है इंटेलिजेंस, वो किससे ले गया था? इंटेलिजर, इंटेलिजेंशिया, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। अब इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया इसका प्रयोग? तो फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा, ठीक है, फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर फ्रांसिस गॉल्टन 1885 में, ठीक है, 1885 में कब किया गया था भाई? 1885 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गॉल्टन, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, 1885 में। सर्वप्रथम बोरिंग ने 1923 में, देखिए 1885 तो हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद 1923 में बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी थी, यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन दी थी, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो औपचारिक परिभाषा मतलब कि फॉर्मल डेफिनेशन उसका एक, ठीक है। ये किसने दिया था? सर्वप्रथम बोरिंग ने दिया था, ठीक है। सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नाम आपको याद रखना है, प्रयोग किया था फ्रांसिस गॉल्टन ने, ठीक, इस शब्द का, बुद्धि शब्द का। और इसका औपचारिक परिभाषा इसकी मतलब कि फॉर्मल एक डेफिनेशन, इसके बारे में एक फॉर्मल से डेफिनेशन, जो हम अलग अलग परिभाषा भी पढ़ेंगे नीचे, है ना। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को लेके क्या क्या, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या चीजें कही थी, क्या क्या उनके कथन थे, या क्या क्या परिभाषा दी थी, वो आपको पढ़ना रहता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बुद्धि की औपचारिक परिभाषा मतलब कि एक फॉर्मल डेफिनेशन किसने दी थी? सर्वप्रथम बोरिंग ने दी थी। कब दी थी? 1923 में दी थी। और कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। अब क्या इसमें आपको कुछ क्लियर समझ में आया क्या? नहीं। इसका, इनके कहने का अर्थ है कि बुद्धि परीक्षण जो मापे, जो आपके बुद्धि के परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण जो चीज को माप ले, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। तो क्या इसमें आपको कुछ क्लियर लॉजिक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को क्या है, ये क्लियर एक डेफिनेशन नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है कि एक औपचारिक परिभाषा यानी कि फॉर्मल डेफिनेशन उन्होंने दी थी, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गॉल्टन ने किया था, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम बोरिंग ने 1923 में बुद्धि की औपचारिक यानी कि फॉर्मल परिभाषा दी, लेकिन इससे बुद्धि के स्वरूप के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। इससे क्या आपको बुद्धि के बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि क्लियर? नहीं समझ में आता है। तो हमने क्या किया कि बुद्धि के स्वरूप के बारे में कुछ खास जब पता नहीं चला, तो क्या है, मनोवैज्ञानिक और आगे अपना काम करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि भाषा, जो बुद्धि है उसको परिभाषित करने के लिए 3 भागों में उसको परिभाषित किया, 3 भागों का प्रयोग किया। बुद्धि परीक्षण जो मापता है, इससे क्लियर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित किया, बुद्धि को परिभाषित किया। और जब उन्होंने परिभाषित किया तो किसी एक चीज नहीं बल्कि 3 भागों में उसको विभाजित किया, ठीक है, कि सिर्फ एक चीज नहीं, 3 चीजें हैं, 3 भाग हैं, उसके से आप बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं, बुद्धि की परिभाषा को बता सकते हैं, ठीक है, परिभाषित कर सकते हैं।
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि सीखने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। ठीक है, तीन भागों में हमने क्या है कि सब वैज्ञानिक अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी एक चीज को बोला, किसी वैज्ञानिक ने दूसरे चीज को बोला बुद्धि है। तो बेसिकली हम जब सबको उठा के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि तीन भागों में जनरली सबने जिसे जितने परिभाषा दी थी उसको हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज सीखने की क्षमता के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो हम सीखने की क्षमता को कहते हैं, कि बच्चा कितना जल्दी सीख रहा है या बच्चे किस गति से सीख रहा है, तो उसकी सीखने की क्षमता क्या है उसके रूप में कई लोगों ने परिभाषित किया कि जो बच्चा बहुत जल्दी सीख पा रहा है हम उसे बुद्धिमान कह देंगे। ठीक है, दूसरे लोगों ने क्या कहा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, कैसे परिभाषित किया कि वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट के साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में, यानी कि आप इन्वायरमेंट के साथ कितने अडॉप्ट कर पा रहे हैं खुद को। फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, आपका स्कूल चेंज हो जाता है, बच्चे हैं अभी मान लीजिए अगर वो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो सीबीएसई उनके माँ बाप चाहते हैं कि अब वो स्टेट बोर्ड से चेंज करके हम उसको सीबीएसई के बोर्ड में डालें। तो उनका क्या है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, माहौल उनका जो है वो बदल गया। तो उस माहौल के साथ वो खुद को कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्या उन्होंने वो चीज कवर कर ली, क्या उनकी ये क्षमता है कि उस जो एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है उनके हिसाब से वो अडॉप्ट कर ले, उनके साथ समायोजन कर ले, क्या वो ऐसा हो पा रहा है, ये चीज है। तो इसे हम कहते हैं बुद्धि की अगर वो अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। ठीक, या उसके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम के साथ वो कैसे डील कर रहा है, कैसे जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके हिसाब से वो खुद को उसके साथ अडॉप्ट कर ले रहा है। तो इससे उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया। कुछ वैज्ञानिकों ने सीखने की क्षमता को तो बोला ही था, और कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा बुद्धि को कि एक अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है भाई, देखिए अमूर्त चिंतन क्या होता है, मूर्त मतलब कि कॉन्क्रीट चीज है जिसको आप छू सकते हो, समझिए, और अमूर्त मतलब कि जो चीजें इमेजिनेशन है, जो चीजें आप सोच सकते हो। तो सोचने का किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप किस दिशा में कितनी सोच रखते हो, सोच सकते हो, तो वो करने की क्षमता में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता में मतलब कोई चीज आपके पास फिजिकली नहीं है, आपको उसको इमेजिन करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है जैसे, तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाते हैं एग्जैक्ट, है ना, हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है, तो वो चीजों को टच कर रहा है ना, सीमेंट है, पत्थर है, सारी चीजों को टच करके देख रहा है, सबको समझ रहा है कि किस हिसाब से कैसी प्रैक्टिकल चीजें होती है। तो ये एक डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट थिंकिंग में। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया, क्या क्या पढ़ा कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए मूलतः तीन भागों में विभाजित किया। पहले सीखने की क्षमता, मतलब आपकी बुद्धि क्या है जो आप सीख रहे हो, सीखने की क्षमता के रूप में। दूसरा भाग था कि वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ आप कैसे अडॉप्ट कर पा रहे हो खुद को, ये था बुद्धि। तीसरा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की क्षमता के रूप में। अब ये चीजें बिल्कुल सही थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। अब क्या लिमिटेशन थी भाई, कि प्रत्येक श्रेणी में केवल एक पहलू के आधार पर, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बोला था, सीखने की क्षमता के रूप में। तो ठीक है, अगर एक बच्चा है जो सीख तो बहुत जल्दी जाता है, मतलब आपने उसको कुछ बता दिया कि हाँ एबीसीडी ऐसा है, या आगे की क्लासेस का जो भी आपने, वो सीख तो गया, अब उसको रट के सीख लिया मान लीजिए, लेकिन वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है खुद को। जैसे उसका स्कूल चेंज हुआ है ना, तो उसकी जितनी वो उसने सीखा था वो सब कुछ वो तुरंत भूल गया, आगे की चीजें भी वो नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसा भी होता है। या अगर वो इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट तो अपने आप को कर पा रहा है, लेकिन वो चीजों को बहुत धीरे सीख रहा है ना। तो अलग अलग चीजें, तो आप प्रत्येक श्रेणी में केवल हर एक कैटेगरी में एक ही पहलू के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि हम सिर्फ इसको नहीं बोल सकते कि बुद्धि है, हम सिर्फ इसको नहीं बोल सकते कि जो वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहां पे बहुत से बच्चे हैं। एक बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट आता है, तो हम उसे ही इंटेलिजेंट बोलेंगे क्या? और एक बच्चा है जो क्लास में फर्स्ट नहीं आता, वो रैंक वाइज आप देखें तो पीछे होगा, बट वो बहुत जल्दी सीखता है चीजों को, प्लस वो क्वेश्चन करता है, मैं जो बताऊं उसे वो कैच करता है, वो क्वेश्चन करता है, लेकिन वो उसके मार्क्स उतने नहीं आते जो कि एक फर्स्ट बच्चे का आता है। तो क्या मैं उसको इंटेलिजेंट ना बोलूं, जो कि बच्चा जल्दी सीख रहा है, एनवायरमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट कर ले रहा है, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना, या वो इस चीज में पीछे है, तो क्या मैं उसको इंटेलिजेंट ना बोलूं? तो ये उसका लिमिटेशन होता है कि आप सिर्फ एक पहलू के आधार पर, सिर्फ एक पहलू के आधार पर या सिर्फ एक पहलू के आधार पर इसके आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो बुद्धि केवल एक तरह क्षमता नहीं है कि सिर्फ ये हो या सिर्फ ये हो या सिर्फ, बल्कि वो एक पूरा समूह है। मतलब सारी चीजें जब आपके में होंगी तब आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे।
ये है इसका अर्थ। ठीक है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर ये चीज आ गई, एक श्रेणी तो आप इंटेलिजेंट हो गए, ये नहीं है आपके में, ऐसा नहीं होगा। आपके में पूरे जो कैटेगरी है वो सारी चीजों का ग्रुप होना चाहिए, यानी कि अनेक तरह की क्षमताएं। ठीक है, अनेक तरह की क्षमताएं, जिसको मैं लिख दूंगी कि जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी अनेक तरह की। ठीक है, अनेक तरह की क्षमताएं, अनेक तरह की, तो आपके में एक जनरल एबिलिटी का समूह होना चाहिए। ठीक, दैट इज एग्रीगेट, एग्रीगेट हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगी इंटेलिजेंस सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। क्या लिमिटेशन थी इसकी कि प्रत्येक श्रेणी में केवल हम एक पहलू के आधार पर, ठीक है, तो एक पहलू के आधार पर आप परिभाषित नहीं कर सकते हो इसको, आप आधार पर, है ना, परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको कि अनेक तरह की क्षमताएं शामिल हो, मतलब उसके अंदर अडॉप्ट भी करना हो, वो सोच भी सकता हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता हो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। तो हर तरह का पूरा जनरल कैपेबिलिटी का समूह जब उसके अंदर होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ वो इंटेलिजेंट है। केवल एक आधार पे कि वो मार्क्स अच्छे लेके आ रहा है तो आप उसको इंटेलिजेंट बोल दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये चीज हमने कवर कर ली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट के सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। इंटेलिजेंस जो है वो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, एक सेट है, मतलब आपके अंदर सिर्फ अगर सीखने की क्षमता है पर आप सोच नहीं पा रहे हो, आपने उसको रट के सीख लिया मान लीजिए, लेकिन आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं कर पा रहे हो, आप इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी अचानक से दिक्कत आ गई आप डर जाते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बाकी चीजें, लेकिन आप रैंक अच्छा ला रहे हो, लेकिन आप उस टाइम अच्छा से सीख लियो, तो आप इंटेलिजेंट, हम उसे नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंस क्या है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, बहुत सारी चीजों का समूह है, जनरल एबिलिटीज का ग्रुप है, ये एग्रीगेट चीज है। किस किस चीजों का सेट है भाई, पहला एबिलिटी टू लर्न, मतलब आपके में क्या होना चाहिए, सीखने की क्षमता होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि देखिए जिसका रैंक नहीं भी आता है, हम उसको जज कर लेते हैं ना कि उसके बड़े बड़े एग्जाम्स में उस बच्चे के रैंक नहीं आए हैं, तो लेकिन अगर वो बच्चे ने सीखा है, अगर उसने माहौल के साथ खुद को अडॉप्ट किया था, उसके में सोचने की क्षमता थी, वो रीजनिंग तर्क दे सकता है, क्या चीज सही है क्या गलत है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो एजुकेशन के बाद, एजुकेशन सिर्फ रटा रटाया चीज नहीं होता, अगर आप लोगों के साथ तर्क कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपके में रहती है, फिर भले आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं भी होता है, आप कुछ मार्क्स के लिए रह भी जाते हैं, तो भी आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक, तो सिर्फ आपका हो जाना ही, रैंक आना ही आपको इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट के रूप में आपको परिभाषित नहीं कर सकता है। ये सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, किस किस चीजों की, एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता, आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एबिलिटी टू थिंक, सोचने की, आपको कुछ सिचुएशन दे दिया जाए, इंटरव्यू में क्या होता है, यही तो होता है ना, आपको कुछ सिचुएशन दे दिया जाए, आप उस चीज को डील कर सकते हैं, आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए कि मैंने बोला कि आप एक पार्क में गए हैं, अब उस पार्क का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस पार्क का हम कुछ भी, अगर मैं बोलती हूँ एक सर्कल के लिए क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो कई चीजें जो मैं आपको सिचुएशन दूं और आप उस चीज को सोच सकते हैं, तो ये क्या होगी, सोचने की क्षमता। तो सोचने की क्षमता अगर आपके अंदर है, सीखने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तर्क देने की, ठीक है, तर्क हम जब करते हैं ना, आप उस तर्क देना मतलब बहस से आप नहीं जोड़ सकते कि बहस करना, इस तर्क, तर्क मतलब जो भी आप पॉइंट्स रखे, वैलिड पॉइंट रखे, ठीक है, सामने वाला आप वैलिड पॉइंट रखे, तो उस टाइप का आप जब कर सकते हैं, तर्क देना। चौथी चीज एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं का हल करना। अगर आपके पास वो क्षमता है कि आपके पास कोई भी दिक्कत आती है, आप मानसिक तरीके से इतने मजबूत हैं, आप समस्याओं का हल कर सकते हैं। और वातावरण के साथ समायोजन, यानी कि एबिलिटी टू अडॉप्ट टू इन्वायरमेंट, अगर आप अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना आया, कोरोना में कितने लोगों की पढ़ाई इफेक्ट हुई थी, खैर वो टाइम तो बहुत ही खराब था, पर फिर भी कितने लोगों की पढ़ाई इफेक्ट हुई थी ना। लेकिन जैसे ही माहौल ठीक होने लगा, लोग वापस अपने उसमें आने लग गए, ठीक है, रूटीन में आने लग गए, अब वो कैच करने लग गए अपने पढ़ाई को, जो उनकी पढ़ाई छूटी थी, या जैसे उस टाइम के बच्चे हैं कॉलेज के, जो कॉलेज नहीं जाते थे, तो उनका क्या था, लॉस हो रहा था, तो उन्होंने कैसे डील करके फिर अपने आप को ग्रेजुएशन तक लाए, तो नॉलेज भी बढ़ाया। ये सब कुछ क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया। तो अगर आपके पास ये सारी चीजों का सेट है, तो इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इसे बोला जाता है, ना कि सिर्फ किसी एक श्रेणी को। किसे किसे बोला जाता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटेलिजेंस
किस चीजों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, और उसमें एबिलिटी टू लर्न दे देगा, एबिलिटी टू थिंक दे देगा, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग दे देगा, और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा कि एबिलिटी ऑफ गेनिंग मार्क्स दे देगा कि आप मार्क्स गेन कर सकते हो, तो वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई चीजें कोई भी ऑप्शन में आ जाएगा और ये दे दिया रहेगा, तो आपको फिर छांटना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए याद कर लीजिए, सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, थिंक, रीजनिंग, तर्क देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो आपका, और एडॉप्ट टू इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ आप खुद को ढाल सकें वो। तो इस प्रकार से क्या है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब मिक्स है, सभी चीजों का एडिशन है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। अलग अलग प्रकार की ये जो योग्यताएं थी ना, अलग अलग प्रकार की आपकी, इन सब योग्यताओं के समूह का नाम क्या है, बुद्धि है। इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी समस्याओं को सुलझा भी सकते हैं। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं होगा केवल जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, जो जिसके अंदर सीखने की क्षमता है, जो सोच सकता है, जो तर्क दे सकता है, जो समस्याओं का हल निकाल सकता है और अपने आप को खुद को वातावरण के अनुसार ढाल सकता है, वो किस कैटेगरी में आएगा, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हम सिर्फ एक पॉइंट को ना कह के हम एक एग्रीगेट जनरल एबिलिटी, ठीक है, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं सबके समूह को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। ठीक, चलिए इतना क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आया। अब की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, की पॉइंट्स में देखिए क्या है, बुद्धि स्थायी एवं परिवर्तनशील है। ये एग्जाम में कैसे दे देगा, ये एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि 4 पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 एक जैसे इसके की पॉइंट्स रहेंगे और चौथा अलग रहेगा, बुद्धि से रिलेशन उसका नहीं रहेगा, ऐसा दे देगा, है ना। या चारों में से 3 बुद्धि के रिलेटेड नहीं है, एक बस है, तो आपको एक छांटना रहेगा। तो इस प्रकार से आता है। क्या क्या है, बुद्धि स्थायी एवं परिवर्तनशील है, यानी कि वो बदलती रहती है। स्थायी है मतलब स्टैटिक है, मतलब वो आपके अंदर है, ठीक है, एक जगह पे है। और परिवर्तनशील है मतलब क्या, आपने बचपन से जो देखा, जो आपकी सोच थी, ठीक है, जो आपने सीखने की क्षमता थी, क्या वो बढ़ी है, पहले से आपके एज बढ़ रहा है तो आप हम तर्क देने की क्षमता बढ़ाते हैं, है ना, समस्याओं का हल ये सुलझाने में हम धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो अपने आप को हम उस हिसाब से ग्रो करते हैं, ग्रोथ रहती है हमारी। तो इस प्रकार से क्या, ये परिवर्तनशील है, बदलते रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, बुद्धि योग्यताओं का एक सेट होती है, कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं होती, जैसा मैंने बताया पूरी योग्यताओं का एक समूह है, सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बुद्धि अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बेस्ड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। नेक्स्ट, व्यक्तित्व एवं बुद्धि, मतलब पर्सनैलिटी की भी बात हो रही है यहाँ पे कि बुद्धि और पर्सनैलिटी दोनों चीज क्या है, वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजस्थान के जो टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें, कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, ठीक है, हेरिडिटी की कितनी भूमिका है, तो नाम मात्र की, महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसे टाइप का ऑप्शन था। तो किसमें क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब जो आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी है, जो आपका इंटेलिजेंस है, उसमें जो आपकी हेरिडिटी है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि हेरिडिटी एक हद तक, मतलब कि अगर आपके हेरिडिटी मतलब क्या है, आपके जो जीन्स हैं, ठीक है, उससे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आपके माँ बाप भी, मान लीजिए हम बोलते हैं ना क्यों डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं उस जीन्स में ऐसा रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स थे, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चे को, आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी एक बेचारा एक अनएजुकेटेड ही पेरेंट्स क्यों ना, पर वो चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले, जितना उसके पास सामर्थ्य होगा उस हिसाब से वो ये जरूर चाहेगा, है ना। तो हेरिडिटी इफेक्ट देती है, बहुत देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके बेस्ड पे आप मेहनत करना बंद कर दें या आप सोचने की क्षमता बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट रहता है, इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट रहता है। आपके घर का माहौल अगर अच्छा रहे, तो वही है ना, बच्चे को आप पढ़ने दे रहे हैं, उनको खेलने दे रहे हैं, उनको, आपको समझ में है कि वो बाहर की नॉलेज भी रखें, पढ़ाई पे भी ध्यान दे, है ना, हर चीज में एक्टिव रहें, आप उनको ऐसा बना रहे हो, ऐसा वातावरण दे रहे हो, तो बच्चा ग्रो करेगा। और वहीं अगर घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, सिर्फ निगेटिविटी हो, सिर्फ गपशप हो, गप्पेबाजी हो, चुगली हो, सिर्फ ये रहता है, तो बहुत एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए इसे साइकोलॉजी से आज के डेट में जोड़ा जा चुका है शिक्षा को, कि शिक्षा सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिक, मनोविज्ञान के स्तर पे हम पढ़ते हैं शिक्षा को। यही है कि आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में इसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी उसमें देखिए क्या क्यों लिखा है, वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हेरिडिटी की और इन्वायरमेंट बेस्ड होता है ये, कि जो आपकी बुद्धि वो अनुवंशिक एवं पर्यावरणीय है, ठीक है, उस पर बेस्ड होती है। कितना पर्यावरण पे तो बहुत है, आपके घर का माहौल क्या है तो आपको वैसा माहौल मिलता है ना। कभी कभी क्या होता है, बड़े घर के बच्चे, उनके माँ बाप अच्छे निकलते हैं तो बच्चे तो इंटेलिजेंट निकलते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि माँ बाप एकदम अच्छे उस पे हैं, इतने बच्चे इतने शान शौकत से रहते हैं, लेकिन खुद को वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो ऐसा भी होता है। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे बेस्ड रहता है, लेकिन एक इंडिविजुअल सबका अपना एक पर्सनैलिटी रहती है, ठीक है, जो इंसान को खुद ग्रो करना है। तो ये सारे इसके की पॉइंट्स थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, मे बी वो एग्जाम में आ सके। मैं खुद ये किसी चीज को एक कंफर्मेशन के साथ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि आपके एग्जाम में इतना ही आएगा उतना ही आएगा, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना आपके सीजी टेट में सी टेट में आता है, एकदम उस डीप नॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इतनी तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन जो बेसिक चीज है वो सब कुछ आप कवर करिए। देखते हैं एग्जाम में क्या आता है। चलिए, इसीलिए इसे जोड़ा गया है क्योंकि आज की डेट में शिक्षा मनोविज्ञान एक साथ साथ चलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है इस वर्ड का, फ्रांसिस गॉल्टन ने। और औपचारिक परिभाषा 1923 में किसने दी थी, बोरिंग में। तो जब उन्होंने औपचारिक परिभाषा दी तो उसके अलावा और भी कुछ परिभाषाएं हैं। 1923 में उन्होंने पहली परिभाषा दी थी, फॉर्मल। ठीक है, बाकी का हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। अभी इसको ये देखिए यहाँ से 1939 में, अभी हमने क्या पढ़ा, 1923 में बोरिंग ने एक परिभाषा दी थी, औपचारिक फॉर्मल उन्होंने दे दी। अब 1939 में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, मतलब तब तक की जब वो औपचारिक चल रही है, नॉर्मल कोई परिभाषा दे रहा है, तब जाके वेस्लर ने, ठीक है, वेस्लर ने क्या किया था, बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी थी। तो अगर बोला जाए कि बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी, तो वेस्लर ने दी थी। ठीक है, इंग्लिश में वेस्लर लिखा है, हिंदी में आप ऐसा लिखा होगा या तो वेस्लर लिखा होगा, इस प्रकार से। ठीक, तो कब दी थी उन्होंने, 1939 में। किसने दी थी, वेस्लर ने दी थी बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। ठीक है, औपचारिक परिभाषा में आप उनका नाम लिखेंगे 1923 में, बोरिंग का। और सर्वश्रेष्ठ कौन दिया था भाई उस समय पर, तो वेस्लर ने बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी। तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या दिया है ना, एकदम लाइन टू लाइन नहीं, पर एक बेसिक आइडिया आपको याद रखना है कि किसने क्या बोला था। तो देखिए, उन्होंने एक सबसे अच्छा परिभाषा दिया था। क्या दिया था भाई, कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे, सार्वजनिक और सम्युच क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है। उद्देश्य पूर्ण, ठीक है, उद्देश्य हो, एमलेस ना हो, एम कुछ ऑब्जेक्टिव हो आपका। ठीक है, विवेकशील चिंतन करता है, विवेक मतलब उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, आपका एक एम हो, आप उस एम के हिसाब से अपने कार्य करते हो। विवेकशील चिंतन करता है, किसके वजह से हो रहा है ये सब, बुद्धि की वजह से। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, और उस बुद्धि के सहारे व्यक्ति क्या करता है, उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण तथा प्रभावकारी ढंग से समायोजित होता है। वही जो भी हमने पढ़ा है ना, तो चिंतन करने का पावर है उसके पास, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से वो एडॉप्ट कर सकता है। ये उन्होंने देखिए सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी थी, उसके बाद और भी लोगों ने उसको परिभाषित किया, लेकिन सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी थी भाई, 1939 के टाइम उन्होंने दी थी, वेस्लर ने दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या कहा था कि हाँ, बुद्धि के सहारे व्यक्ति क्या कर सकता है, उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजित होता है। ठीक, अन्य परिभाषाएं हम देख लेते हैं। बकिंघम ने क्या कहा था, बकिंघम ने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। सिर्फ इतना कि बुद्धि क्या सीखने की, मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसको अलग अलग बोल दिया था। अब जैसे बकिंघम का हमने देखा कि वो उन्होंने क्या कहा, सीखने की, जो ये लिखा है सीखने की क्षमता, तो किसने सीखने की क्षमता बोल दिया बुद्धि को, किसी वातावरण बोल दिया कि वातावरण के साथ एडॉप्ट, किसी ने सिर्फ अमूर्त चिंतन जो कर पाए वो होता है बुद्धिमान, ऐसे बोला था। लेकिन बाद में रिसर्च होते गए और फिर हमने देखा कि सिर्फ किसी एक चीज को आप लिमिटेड नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको बोले, बल्कि सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। अब किस किस चीज का सेट है वो भी हमने देख लिया कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, इन्वॉल्वमेंट यानी कि सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, तर्क करने की, ठीक है, क्या वैलिड पॉइंट है, क्या गलत पॉइंट है, समस्या का हल, वातावरण के साथ समायोजन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए, पहला परिभाषा सर्फिस्ट किसने दिया था वो आपने देख लिया, वेस्लर ने। अन्य परिभाषा के अंदर आपने देख लिया, गॉल्टन ने क्या दिया था, फ्रांसिस गॉल्टन आप पढ़े हैं, है ना, कि सबसे पहले उन्होंने वर्ड यूज किया था इंटेलिजेंस का, तो इसलिए उनका भी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी कौन सा है। ठीक है, चलिए
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बकिंघम ने क्या बोला था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। गॉल्टन गॉल्टन ने क्या बोला, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति। इन्होंने दो चीज को बोल दिया कि बुद्धि एक तो पहचानने और दूसरा सीखने की शक्ति है। ठीक है, मैकडूगल ने क्या कहा था, मैकडूगल हमने एजुकेशन साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। मैकडूगल ने क्या कहा था कि बुद्धि भाई जन्मजात प्रवृत्ति, मतलब आपने जन्म लिया, बस जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। जन्मजात प्रवृत्ति आपकी जो भी आपका नेचर था जब, ठीक है, उसको अतीत के अनुभव, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसके प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। उसको आप किस तरीके से आगे सुधार लाते हैं, वो चीज बुद्धि है। बीने ने क्या कहा था, बीने भी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे आएगा अभी बीने तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने भी अच्छा डेफिनेशन दिया था कि ठीक से निर्णय लेना, समझना और तर्क करना, ये बुद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, बीने ने क्या कहा, बीने ने कहा कि ठीक से निर्णय लेना, आप सही गलत का फैसला ले सके, आप खुद के लिए ठीक से निर्णय ले सके, समझना और तर्क कर सके। तो इन्होंने बेसिकली निर्णय लेना, समझना, तर्क करना, इन सब चीजों को क्या कहा कि वो बुद्धि के लिए आवश्यक है। जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जीन पियाजे। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बीएड में इनका बहुत वर्णन किया गया था, इन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। ठीक है, इसमें तो बुद्धि अपनी परिवेश से अनुकूल होने की क्षमता है, जो आपका परिवेश है उसके अनुकूल होने की क्षमता है, जीन पियाजे ने कहा था। फ्रीमैन ने क्या कहा था कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। समायोजन, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया। अधिगम मतलब लर्न, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, और अमूर्त चिंतन मतलब इन्होंने भी मिक्स करके बताया। तो फ्रीमैन ने भी एक अच्छा डेफिनेशन दिया था। ठीक है, बॉर्न ने क्या कहा था, बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने, आपने जो सीख लिया है, आपके जो अनुभव है उससे आप लाभ उठाने। तो बॉर्न ने क्या किया था, या डियर आप याद कर सकते हैं, डियर बॉर्न ने क्या था, लाभ उठाने बोल दिया था। डियर बॉर्न ने लाभ उठाने, किससे भाई, सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने क्या कहा था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। जो आपके अमूर्त चिंतन है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैंने बताया है ना, इमेजिनेशन वाला, उसके बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है ये। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुड्रो ने बोला बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। इस प्रकार से थॉर्नडाइक आप देख सकते हैं, सत्य या तथ्य की दृष्टिकोण से उत्तम प्रकृतियों की शक्ति को ही बुद्धि हम कहते हैं। और पिंटर के अनुसार जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपने सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो टिक कर देती हूँ, जैसे कि सबसे पहला ये गॉल्टन, मैकडूगल, बीने, ये तो बिल्कुल पढ़ना है। जीन पियाजे आप देख सकते हैं, बुद्धि अपनी परिवेश से अनुकूल होने की क्षमता है। ठीक है, बाकी आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो फ्री मैन था, ठीक है ना, फ्री में उन्होंने क्या बोल दिया, अडॉप्ट भी कर लो, लर्न भी कर लो, अमूर्त चिंतन भी कर लो, तीनों उन्होंने बोल दिया। डियर बॉर्नर ने क्या बोल दिया, डियर ने लाभ उठाने वाली बात की। ठीक है, और टर्मन ने सिर्फ अमूर्त चिंतन को बोला था। टर्मन था वो टर्न होके सिर्फ अमूर्त चिंतन के बारे में बोला, लेकिन जबकि फ्री वाला जो था, फ्री मैन जो था, वो तीनों चीज को, अमूर्त चिंतन को भी ला दिया, लर्निंग को भी ला दिया, अधिगम को और समायोजन को भी ला दिया। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो है मैंने वो टिक कर दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक को पढ़ लेना। थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक भी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने सत्य तथ्य ऐसे बोल दिया था, ऐसे आप याद कर लीजिए, थॉर्नडाइक सत्य और तथ्य, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था आपका बेसिक डेफिनेशंस जो है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी, वो आपको नाम याद करना है, वेस्टलर ने दी थी। और क्या दी थी, ये हो गया। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है। बुद्धि की, ठीक है, फ्रांसिस गॉल्टन, सीखने की क्षमता, तो केवल एक चीज ना हो के ये सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, ये भी आप समझ गए। की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। की पॉइंट्स आप जब एमसीक्यू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि क्या है, किस प्रकार परिभाषा दी गई, कैसे उसका ग्रोथ हुआ, कहाँ से लोग पहले एक एक चीज को बोलते गए, फिर समझ में आया कि नहीं भाई ये तो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, ये सारी चीजें। अब बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार को हम ईएल थॉर्नडाइक के हिसाब से पढ़ते हैं। मतलब कि बुद्धि किस किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पर ये कहा किसने था, ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार। और भी लोगों के अनुसार परिभाषित है बुद्धि टाइप्स में, लेकिन जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं, वो किसका रहता है, तो ईएल थॉर्नडाइक का। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू ईएल थॉर्नडाइक के हिसाब से, और गैरिट भी, मतलब एक और साइकोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से भी, उन्होंने भी कहा था, उनके हिसाब से भी मोटा मोटी यही है। लेकिन उसके अलावा और भी थे, वर्नर थे, हैप थे, उनके अनुसार भी परिभाषित था, पर हम सिर्फ और सिर्फ थॉर्नडाइक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुद्धि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, किसके हिसाब से, थॉर्नडाइक के हिसाब से। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि।
ठीक है, तो 3 तरीके से परिभाषित कर दिया गया था उस टाइम पे इसको, कि पहले टाइप का बुद्धि कौन सा है भाई, सामाजिक बुद्धि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोशल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है आपको, सुनते जाइए आप। ठीक है, पहला क्या है, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या आप कहेंगे, सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरा है मूर्त बुद्धि, अमूर्त का विपरीत मूर्त बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, और तीसरा है अमूर्त बुद्धि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो पहले इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए, 3 नाम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, साथ साथ में आप याद भी करते जाएंगे ना तो इजी होगा। ठीक, चलिए, तो सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ACS ऐसे याद कर सकते हैं, या SAC सैक बोल के याद कर सकते हैं, है ना, ACS बोल के याद कर सकते हैं आप, जैसे आपको याद होता है वैसे, या SCA। ठीक है, ठीक, या SAC सच, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सोशल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, बाकी इजी है। सामाजिक, मूर्त, अमूर्त। ठीक, अब देखिए, सामाजिक बुद्धि मतलब कि क्या होता है, उनके अनुसार, जिसे हम सोशल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उन लोगों के अंदर जो सोशली एक्टिव रहे, सामाजिक तौर पर एक्टिव है, जो उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब आप खुद से गैस अगर करें तो कैसे लोगों के अंदर कैसे लोग होते हैं जिनके अंदर सोसाइटी उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे, या वो सोशली एक्टिव हो, कैसे होते हैं वो लोग, जैसे नेता हो गए। ठीक है, वो डायरेक्ट सोसाइटी से जुड़े हैं। ठीक, तो जो सोशली एक्टिव होते हैं ज्यादा सामाजिक स्तर पर, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, ऐसा मानना था ईएल थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो उनके अंदर जो सोशली एक्टिव होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर नेता हो गए, ठीक है, सोशल वर्कर, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हम जिसे कहते हैं, सोशल वर्कर, उनके अंदर ये चीज रहता है। ठीक है, सेल्समैन हो गए जो सामान बेचते हैं, तो वो लोगों के पास जाके सोशल बातचीत करके उनसे डील करते हैं। तो जो सोशली एक्टिव रहते हैं उनके अंदर सामाजिक बुद्धि रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मूर्त बुद्धि। अब देखिए, मूर्त बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, लेकिन इसके और भी नाम है। एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है डायरेक्ट की मूर्त बुद्धि के किस प्रकार की बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं, फिर व्यवहारिक लिख देगा, ऐसा टाइप का लिख देगा। ठीक है, तो देखिए, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को हम और मतलब मूर्त बुद्धि को हम और किस नाम से जानते हैं, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि भी हम इसे कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी हम कहते हैं, यांत्रिक मतलब मोटर वाला। ठीक है, तो अगर सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि बोली जाए, फर्स्ट पॉइंट है। मूर्त बुद्धि को ही हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो कॉन्क्रीट, लेकिन उसके अलावा मूर्त बुद्धि को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक को आप सामाजिक से मत जोड़िएगा, याद रखिएगा। व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या कोई भी एक और दे दिया है। तो आपको लगेगा अच्छा व्यवहारिक तो सामाजिक से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक बुद्धि अलग है, मूर्त बुद्धि मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, जिस उसे ही हम व्यवहारिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। याद रहेगा आपको। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं उसे, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि यानी कि मोटर वाला भी हो गया, व्यवहारिक बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब इसमें कौन लोग होंगे, इसमें उदाहरण के तौर पर वो लोग होंगे जो किसी यंत्र के साथ, यंत्र लिखा है, मोटर लिखा है ना, कॉन्क्रीट चीज मतलब उनके पास कोई चीज हो उससे डील करे। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, जैसे इंजीनियर होता है, एक मैकेनिक होता है, तो ये सब चीजें किससे, वो गाड़ी के साथ डील कर रहे हैं। इंजीनियर अपने पार्ट्स के साथ, वो जो भी यंत्र है, ठीक है, सिविल इंजीनियर है तो उसका अलग होगा, सीमेंट है, ईट गिट्टी, वो सारी चीजें हैं। तो जो भी इंजीनियर है वो अपने साथ, ठीक है, उससे डील कर रहे हैं, वस्तु के साथ। तो जो भी मशीन्स के साथ डील करे, यानी यंत्र के साथ डील करे, किसी वस्तु के साथ रहे डील करे, उसको हम बोलेंगे उसके पास क्या है, मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है आपका अमूर्त बुद्धि, इंग्लिश में हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसमें कौन आते हैं भाई, इसमें वो आते हैं जो मैंने बताया, जो कि इमेजिन कर सके। तो जनरली इनसे जो आर्ट रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड जो भी रहे, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, इमेजिनेशन पावर रहता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें सोचना, ठीक है, चीजों को समझना, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि रहती है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं बंधे होते हैं। ठीक, कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से डील नहीं करते, वो आर्ट रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चित्रकार हो गया, पेंटर है, ठीक है, जो पेंटिंग कर रहा है,
यानी कि वो उस चीज को इमेजिन कर रहा है, इमेजिन करके वो बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो किसी वस्तु के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहा है, कोई यंत्र के साथ नहीं कर रहा है, वो अपने आर्ट, वो क्या बना सकता है, ठीक है, वो इमेजिनेशन की वजह से। तो उसके अंदर कैसी बुद्धि है जो इमेजिन कर पाए। आर्ट रिलेटेड जैसे रहते हैं, आर्टिस्ट हो गए जितने, है ना, लेखक हो गए। अब आप बोलोगे लेखक लिख तो कहानी से रहा है, अरे भाई अपना काम करने के लिए यूज कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बुद्धि कैसी वाली है, सोचने वाली, कि अच्छा मैं इस प्रकार से इसे चित्र बनाऊं, इस प्रकार के साथ डील करूं, ठीक, वो चीज है। लेखक हो गया, कवि हो गए, कवि भी क्या है, सोच के कवि है, लेखक है, या जो कहानी रचते हैं, कहानी बोलते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। तो ये था ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा डेफिनेशन, 3 पार्ट्स में उसमें हम वो करते हैं। ठीक है, तो आर्ट रिलेटेड वालों का इमेजिनेशन अच्छा होगा, ह्यूमर उनके में आता है, इस प्रकार से चीजें रहती है। अब हम और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं। जो भी चीज मैं बता रही हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज ही बता रही हूँ। हालांकि ये अलग चीज है कि अब एग्जाम में किस लेवल का आएगा वो हम नहीं जान सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा सिलेबस है उसके साथ ही हमें स्टिक करना चाहिए, हमें जबरदस्ती के और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें अभी नहीं लेके आनी चाहिए। चलिए, बुद्धि मापन हम पढ़ेंगे अब, बुद्धि मापन। ठीक है, क्या होता है भाई बुद्धि मापन क्या होगा, तो बुद्धि के स्तर को, ठीक है, बुद्धि के स्तर को जानने, बुद्धि का स्तर जानने के लिए, या बुद्धि के स्तर जानने के लिए, यानी कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि मापन। तो बुद्धि का स्तर यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उसको जानने के लिए जब आप बुद्धि की माप करें, किसके द्वारा, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा की जाती है। कंफ्यूज मत होइए, आराम से समझिएगा। आपके अंदर किस लेवल का इंटेलिजेंस है, इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का, तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का स्तर, ये जानने के लिए जब आप उसका माप करोगे, जैसे कि आपको आप चावल लेने जा रहे हो, अब चावल आपको लेना है 1 किलो, तो 1 किलो वो तराजू रखा है अपने पास, ठीक है, उस तराजू में वो वेट रखेगा, एक तरफ राइस रखेगा, चावल रखेगा, उसको नापेगा, माप के फिर वो आपको देगा 1 किलो, है ना। तो आप उसका स्तर कैसे जाने, आपने वेट यूज किया, तराजू यूज की, उसमें आपने वेट डाला, ठीक है, तब आपने यूज किया तो राइस को, ठीक है। तो उसी प्रकार से बुद्धि का स्तर जानने के लिए जब आप उसकी माप करें, बुद्धि की माप करें, क्या यूज करके, बुद्धि परीक्षणों द्वारा की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बुद्धि मापन करा। बुद्धि परीक्षण करोगे, अब उसने तो तराजू यूज किया, वेट यूज किया, उसके बाद क्या किया, उसने राइस की माप की, क्वांटिटी की माप की, है ना, क्वांटिटी क्या जानने के लिए, क्वांटिटी जानने के लिए उसी की माप की। तो उसी प्रकार से बुद्धि जानने के लिए, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जानने के लिए जब हम उसकी माप करें, और क्या चीजों के द्वारा, बुद्धि परीक्षणों द्वारा, क्योंकि अब उसमें भी परीक्षण करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो कैसे पता चलेगा ना आपको। तो तब हम क्या करते हैं, बुद्धि मापन कहते हैं। तो जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इसी को जानने के लिए जब हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक। तो उसके पिता कौन है, यानी कि इसके जनक कौन है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, याद रखिएगा अल्फ्रेड बीने। अभी बीने का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नाम है, ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण जो होता है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण, उसके जनक कौन थे, किसने बनाया इस चीज को, ये बुद्धि मापन के लिए किसने बनाया, बीने ने बनाया, ठीक है। बीने, हिंदी में बीने और इंग्लिश में देखिए बिने में टी लगे रहता है, साइलेंट है, तो बिने ने बनाया था, ठीक है। और पूरा नाम क्या है इनका, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने अपने सहयोगी के साथ, किसके साथ, साइमन, याद रख लीजिएगा, थियोडोर साइमन, ठीक है। तो बिने साइमन, बिने साइमन, ये क्या थे, बुद्धि परीक्षण के जनक थे। या तो दोनों साथ में लिखा रहेगा, नहीं तो सिर्फ बिने दिया रहेगा, ठीक है। तो मेन कौन थे भाई, जनक बिने थे, उनका साथ किसने दिया, साइमन ने दिया। वर्ष किस वर्ष में उन्होंने बनाया, 1905 में बना दिया था उन्होंने मापन, ठीक। उन्होंने, वो जनक थे, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में उन्होंने बनाई थी, कौन से भाषा में, फ्रेंच। और ये किस प्रकार का टेस्ट था, किस प्रकार का मापन था, इंडिविजुअल था, व्यक्तिगत था, या फिर ग्रुप टेस्ट था, तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बच्चों पे किया गया, एक साथ ग्रुप में बैठाकर पूरे ग्रुप को एक मानकर, वैसा नहीं, एक एक व्यक्तिगत, ठीक है। तो इंडिविजुअल टेस्ट था। कब बनाया था, याद रखना, 1905 में बिने ने बनाया था। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के जनक, बुद्धि परीक्षण के जनक बीने रहेंगे साइमन के साथ, बीने रहेंगे साइमन के साथ, बुद्धि परीक्षण के जनक 1905 में, ठीक है। अब 1908 में इसका पहला संशोधन हुआ। तो जब वो जनक थे इसके, ठीक है, खुद ही के उसमें इन्होंने संशोधन जब किया 1908 में, तब उन्होंने क्या फिर देखा कि मानसिक आयु के रूप में बुद्धि को मापा गया, ठीक है। मानसिक आयु जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंटल एज, ठीक, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मेंटल एज। तो
मानसिक आयु को, तो इसके रूप में बुद्धि को मापा गया था। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को आ गया जो मैं बताना चाह रही हूँ। एक सेकेंड ना, होल्ड करिएगा, थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, तो बुद्धि का मापन अब किसमें बुद्धि को किसमें मापा गया भाई? मेंटल एज में मापा गया। तो बुद्धि का मापन मानसिक आयु यानी मेंटल के एज के रूप में उस टाइम किया जाने लगा। कब? 1908 में इन्होंने जब संशोधन किया तब। अब 8 साल बाद आ जाइए 1916 में। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, देखिए संशोधन किया बिने ने किया खुद के में 1908 में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन की बात की जाएगी जब, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें संशोधन कब किया गया भाई? तो 1916 में किया गया। अभी तक मेंटल आयु के रूप में, मेंटल एज के रूप में, अब 1908 में जब संशोधन किया तो मानसिक आयु के रूप में बुद्धि को मापा गया। मतलब हम बुद्धि को किसमें मापेंगे कि उसकी मेंटल आयु कितनी है, वो कितना अपने मानसिक आयु उसका कितना है। एज क्या है उसकी, उससे मतलब नहीं है, उसकी मानसिक आयु कितनी है हम उससे मापेंगे उसके बुद्धि को। तो ये उन्होंने संशोधन किया था 1908 में। 1916 में सबसे इंपॉर्टेंट इसका संशोधन हुआ था, जो किसके द्वारा हुआ? टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? टर्मन के द्वारा। क्या संशोधन था भाई इसमें? 1916 में, ये 1908 में पहला हुआ, अब 1916 में इसका सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ था। कौन सा? बीच बीच में और होंगे तो वो हमको नहीं पढ़ना है, हमको सबसे महत्वपूर्ण संशोधन के ऊपर फिर कूदना है कि वो 1916 में हुआ था, टर्मन द्वारा हुआ था। अच्छा, तो क्या बताया उन्होंने संशोधन में? उन्होंने ये बोला कि 1916 में उन्होंने क्या किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा है ना, तो वहां पे किया था इसका परीक्षण, इसका संशोधन। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण संशोधन 1916 में हुआ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से ये मशहूर है, प्रसिद्ध है। ठीक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी था, बिने क्योंकि बिने के द्वारा ही ये बनाया गया था, है ना। टर्मन ने किया है, लेकिन याद रखिएगा 1916 में। क्या किया था भाई 1916 में? पहली बार इस परीक्षण द्वारा बुद्धि को बुद्धि उपलब्धि यानी कि आईक्यू के रूप में मापा गया। बुद्धि लब्धि होगा, नॉट, इट्स नॉट उपलब्धि, बुद्धि लब्धि है यहाँ पे, पता नहीं कैसे, रुकिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ठीक है, देखिए 1916 में पहली बार इस परीक्षण को इस परीक्षण द्वारा बुद्धि को, अभी हम बुद्धि को किस में माप रहे थे याद करिए, अभी मैंने बताया आपको कि जब इसने अपना संशोधन किया तो अब बुद्धि को ये मानसिक आयु मानता, क्या मानता था? मानसिक आयु के रूप में। लेकिन 1916 में जब टर्मन ने इसमें सबसे बड़ा संशोधन किया, जिसे हम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहते हैं, स्टैनफोर्ड बिने, बेचारा देखिए नाम उसी का रखा था, ये नहीं कि उसने नाम चुरा के रख लिया, स्टैनफोर्ड बिने ही नाम उसने रखा, परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध था, 1916 में किया। तब उसने बोला कि भाई मेंटल एज के हिसाब से मत उसको डिफाइन करो, बुद्धि को आप मेंटल एज के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से नहीं, बल्कि बुद्धि लब्धि आईक्यू के रूप में आप मापो इसे। आईक्यू एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तब बोला गया कि जो बुद्धि थी जिसे आप मेंटल एज MA के रूप में माप रहे थे, उसे आप MA मत नापो, उसे आप आईक्यू के रूप में बुद्धि को मापो, उसे हम हिंदी में कहेंगे बुद्धि लब्धि। तो अब आईक्यू क्या है भाई? आईक्यू शब्द जो है वो पहली बार उपयोग इन्होंने नहीं किया था, 1916 में नहीं हुआ था। 1916 में इन्होंने ये कहा, अंतर समझिएगा, रिपीट मोड में वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 1908 में सबसे पहले संशोधन खुद उन्होंने मान लीजिए किया, ठीक है, और दिया कब था? 1905 में। 1908 में कर लिया संशोधन। 1916 में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया टर्मन ने किया था। टर्मन ने बोला कि 1908 में जो तुम मेंटल एज नाप रहे हो, मेंटल एज के द्वारा बुद्धि को माप रहे हो, अब उसको मेंटल एज मत मापो, आप उसको क्या मापो? आईक्यू के माप से मापो। मतलब जो बुद्धि आप माप रहे हो ना, उसको मेंटल, बुद्धि इज इक्वल टू मेंटल एज आप मत मापो, ठीक है। MSc ये मत मापो, ये मैं आपको बताऊंगी, अभी याद रख लीजिए कि मेंटल एज, मानसिक आयु मत मापो, उसको आप किस नाम से मापो? बुद्धि लब्धि, आईक्यू के फॉर्म में देखो। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू उसके बारे में टर्मन को कैसे पता चला? क्योंकि आईक्यू का कॉन्सेप्ट पहले आ चुका था। ऐसा नहीं है कि आईक्यू उन्होंने बनाया, उन्होंने बस ये बोला कि जो MA से आप नाप रहे हो मानसिक आयु से, आप मानसिक आयु को हटा दो और आईक्यू को बना दो बुद्धि मापन का तरीका, ठीक है, बुद्धि लब्धि को बना दो, ठीक, इस रूप में मापो। तो इन्होंने ये कहा। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया आईक्यू का कॉन्सेप्ट? आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1912 में विलियम स्टर्न ने दे दिया था, विलियम स्टर्न। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। लेकिन आईक्यू को अब हम बुद्धि को आईक्यू के फॉर्म में मापेंगे, और ये फॉर्मूला ये कौन दिया फिर?
टर्मन ने दिया ये, जब उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया। समझ में आया? स्टर्न ने क्या किया? विलियम स्टर्न ने क्या किया? 1912 में आईक्यू टर्म दे दिया। आईक्यू होता है MA बाई CA, मानसिक आयु बाई CA। CA मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, वास्तविक आयु। तो आईक्यू को 1912 में स्टर्न ने बोल दिया था कि आईक्यू एक बुद्धि लब्धि जो है उसको, ये आप एक कॉन्सेप्ट मतलब, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दे दिया था MA/CA स्टर्न ने। लेकिन 1916 में जब ये संशोधन हुआ, तब उन्होंने क्या कहा टर्मन ने कि भाई मानसिक आयु के तौर पे जो अब नापते थे ना बुद्धि को, वैसे मत नापो, मानसिक आयु के तौर पे मत नापो, है ना। आईक्यू के, मानसिक आयु के में नहीं करके आईक्यू जो होता है, बुद्धि लब्धि जो होती है, उसके रूप में आप नापो। इस परीक्षण के द्वारा उन्होंने ये कहा था और तब से इसे स्वीकार कर लिया गया। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट MA/CA ये किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। कब दिया भाई? 1912 में। ठीक है, पॉइंट ऐसे ही लिखते जाइएगा जैसे मैंने लिखा है। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट MA/CA विलियम स्टर्न ने लाया, परंतु सूत्र, ये पूरा सूत्र भी मैं बताऊंगी, ये सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया था। स्टर्न लाया, स्टर्न आईक्यू लाया 12 में, और 1916 में टर्मन ने क्या दिया? फॉर्मूला दिया आईक्यू का, प्लस आईक्यू के आप उससे के रूप में मापोगे, ये बताया। क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने? कि मानसिक आयु बटे किसके? वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु, मतलब कि मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, 100 से उसको गुणा करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आईक्यू आपका नहीं पता है, मानसिक आपको निकालना है, किसी बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पे मैं ना अभी लिखी हूँ नीचे, आई गेस, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सोची थी मैं आपको बताऊंगी करके। चलिए ठीक है ना, मैं अभी अभी बता देती हूँ आपको। यहाँ पेज ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ, तो मानसिक आयु अपॉन बाई किसके? वास्तविक आयु, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये फॉर्मूला ये लेके आए थे टर्मन। ठीक है, कौन लेके आया था? ये टर्मन लेके आए थे। तो अगर बोलेगा आईक्यू कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो स्टर्न। अगर आपने टर्मन किया बस गलत, वहां पे कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था आईक्यू का? तो वो लेके आए थे स्टर्न। ठीक, लेकिन बोलेगा कि आईक्यू से मापेंगे, अब हम बुद्धि लब्धि से माप करेंगे, मेंटल एज से नहीं, बुद्धि लब्धि से माप करेंगे, और फॉर्मूला सूत्र ये किसने बताया था? तो ये आपका आ जाएगा तब टर्मन ने बताया था। ठीक, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100 ऐसा करना है। तो आईक्यू ये हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विलियम स्टर्न ने 1912 में सबसे पहले आईक्यू को कॉन्सेप्ट लेके आए थे, यानी कि सुझाव दिए थे। आप समझिए कि हाँ भाई आईक्यू ऐसे ऐसे होती है ये चीजें, सुझाव दिए थे। ठीक है, अब 1916 में लेकिन टर्मन ने क्या किया? उसका, इस आईक्यू का उन्होंने सूत्र बताया, और ये वो बोला कि जो मानसिक आयु से आप कर रहे थे ना 1908 में जो संशोधन हुआ था, उसको ना करके अब हम आईक्यू से, बुद्धि लब्धि से हमें माप करनी चाहिए, ना कि MA से। ठीक है, मानसिक आयु से नहीं। फिर उन्होंने फॉर्मूला बताया कि हमें ऐसे करना चाहिए, MA/CA, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और उसका गुणा किससे करना है? आपको 100 से करना है। ठीक, ये समझ में आ गया? ये पूरा फॉर्मूला ये किसने दिया? तो ये टर्मन ने दिया था, है ना। इसके पहले तक बुद्धि का मापन किससे करते थे? मानसिक आयु के रूप में किया जाता था, पर 1916 में अब हम आईक्यू का प्रयोग करने लगे बुद्धि मापन के लिए। ठीक है, तो जब हम ये आईक्यू फाइंड करते हैं ना, तो देखिए जैसे कि किसी बच्चे की मानसिक आयु ये क्या होगी, वास्तविक आयु ये क्या होगी। तो देखिए वास्तविक आयु मतलब जिस करंटली वो कितने एज का है, उसकी एज क्या है, वो हो जाएगी उसकी वास्तविक आयु, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, वास्तविक आयु। ये क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर जो एट प्रेजेंट आपका एज है, एट प्रेजेंट या आज तक के समय का आपका एज, आज की आयु, मतलब आज की आपकी जो आयु है। ठीक है, जो कि मतलब तिथि के अनुसार आप कब बॉर्न है, फॉर एग्जांपल आप 1990 के बॉर्न है, कब के बॉर्न है, जब भी, तो उसके हिसाब से जो आपकी एज चल रही है ना, बस वही आपकी वास्तव, वो तो आपकी वास्तविक आयु है। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। अब मानसिक आयु क्या हो जाएगी? मानसिक आयु ये डिफर हो सकती है, ये बदल सकती है आपके
क्रोनोलॉजिकल आयु से, ठीक है, मतलब एट प्रेजेंट की जो आपकी आयु है ना उससे ये ऊपर नीचे हो सकती है। यानी अगर आप मानसिक तौर पर अभी के एज के हिसाब से आप ज्यादा मैच्योर हैं, बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 18 वर्ष के, अभी का आपका आज का आयु है 20 वर्ष मान लीजिए, ठीक है, आज की आयु आपकी सीए जो है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, आज की आयु आपकी 20 वर्ष है, लेकिन आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, आपका जो नेचर है, ठीक है, अडॉप्ट करने का वातावरण के हिसाब से, तो उस हिसाब से, या जो आपको सीखने की क्षमता है, जो आपकी मानसिक आयु है, जब हम इसे निकालते हैं और वो अगर आता है कि वो 25 साल है और पूछा जाए कि आपकी आयु आपकी आईक्यू क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, तो आप क्या करेंगे, 25/20, ठीक है, 25 क्योंकि वो आपकी मानसिक आयु थी, जिस हिसाब से आप बिहेव कर रहे हैं, आपका जो अभी आयु है वो अपॉन आपका जो ओरिजिनल है, वास्तविक आयु, ये तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको देखिए, ये कट 2 5 10 हुआ है ना, तो ये आपका आ जाएगा आपका आईक्यू, मानसिक आयु यहाँ नहीं होगा, मानसिक आयु तो मैं आपको समझा रही थी इसलिए, बाकी डेफिनेशन किसका है, फॉर्मूला किसका है, बुद्धि लब्धि का, यानी कि आईक्यू का है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ आपका 25 × 5 क्या हो गया आपका भाई, 125, 125, यानी कि आपका जो आईक्यू आया वो कितना आ गया, 125। अब ये मत सोचिएगा कि तो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर ही, मैं आपको पॉइंट्स भी बता दूंगी अभी, तो आप 100 से ऊपर परसेंट परसेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, वो अलग चीज है ना, परसेंट 100 के अंदर ही आता है, वो अलग चीज है। चलिए, तो मानसिक आयु मैंने अब क्या बताया कि सबसे पहले किसने दिया था मानसिक आयु, अगर ये पूछते तो आपको क्या लिखना है, बी ने नहीं दिया था, ऑल्फर्ड बी ने नहीं दिया था, है ना, यहाँ पे देखिए, मानसिक आयु 1908 में जब वो लेके आए थे, मैंने आपको बताया सबसे पहले संशोधन किया, तो किसने किया, बी ने, क्योंकि उन्होंने ही बनाया अभी था इस कॉन्सेप्ट को 1905 में। फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी किसे कहा जाता है, बी ने को ही कहा जाता है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण उनका नाम आता है। ठीक, कहाँ गया ये, हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले बीने ने सुझाव दिया था, मैंने आपको ये बता दिया ना, कुछ छूट तो नहीं गया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक, चलिए, तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया है भाई, हाँ, अब आपको बताना है मानसिक आयु, मैंने बता दिया, सबसे पहले बिने ने दिया था एमए का कॉन्सेप्ट, यह किसी व्यक्ति के द्वारा वह सीमा है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है। मैंने बताया ना, आपके कार्य, आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, किस प्रकार से एक्ट कर रहे हो, कितने मैच्योर हो, या कई बार क्या होता है आप उम्र से कम हो, जैसे कि आप 30 साल के हो पर आपकी जो मानसिक आयु है वो 20 साल, आप उतने मैच्योर नहीं हो, है ना, आपकी वह सीमा जो आपके कार्यों द्वारा जानी जाती है, और उसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है फिर, ठीक है, मतलब कि आप 30 साल के हो, लेकिन जो आपके कार्य करने का जो है लिमिट है, उसके अनुसार आप किसके, आपकी मेंटल एज मान लीजिए 20 साल है, तो तब हम आईक्यू फिर कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। या कई बार होता है कि आपकी मानसिक आयु आपको खोजने बोल दे एग्जाम में, आईक्यू दे दिया हो, ठीक है, और ये खोजने बोल दे, बाकी चीजें नोन है, ये अननोन है, ठीक है, आईक्यू दे दिया हो, तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र है जो टर्मन ने निकाला था, ठीक। चलिए, तो किसी बच्चे की मानसिक आयु मान लीजिए 9 वर्ष है, और अब जरूरी नहीं कि वो 9 वर्ष वाले बालक के जैसे ही बिहेव करे, है ना, उसके अनुसार ही सामान्य काम करे, मेंटली वो किस एज में है, हो सकता है वो अपने एज से 2 साल बड़ा हो, 3 साल बड़ा हो, है ना, 5 साल बड़ा हो, तो ये उसकी मेंटल आयु होगी, तो मेंटल आयु भी हो गया, वास्तविक आयु भी हो गया, आईक्यू के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस कॉन्सेप्ट में आपको कितना पढ़ना है, मतलब किस नंबर पे आपको कितना पढ़ना है, जो बुद्धि लब्धि है ना उसके बारे में बता देती हूँ। अच्छा, आईक्यू का फॉर्म वो याद कर लीजिए ना, आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, जिसका नाम क्या है बुद्धि लब्धि, और इंग्लिश में अगर बोल देगा आईक्यू का फुल फॉर्म, बुद्धि लब्धि का फुल फॉर्म तो इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, बुद्धि लब्धि आईक्यू, ठीक है। कब दिया इन्होंने, 1900, हमने क्या पढ़ा भाई अभी तक कि बिने और साइमन परीक्षण के संशोधन के स्वरूप में, बिने साइमन परीक्षण, ठीक है, जो हुआ था उसके परीक्षण के रूप में ये आया, और उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया गया, ठीक है, जो कि 1916 में हुआ था। चलिए, ठीक है, कहाँ ऐड किया था मैंने, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा क्या, हाँ, तो देखिए ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब आपका जो हम आईक्यू निकाले हैं,
बुद्धि लब्धि जो निकाले हम, आपका आईक्यू निकाले, और उस वो कितना आता है, जब हम फॉर्मूला में उसको फिट बैठाते हैं तो वो जब जो उसका आंसर आ रहा है, आईक्यू आपका आ रहा है, उससे हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जान पाते हैं, यानी आपकी बुद्धि का स्तर जान पाते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस स्तर, ठीक है, बुद्धि का स्तर जान पाते हैं किससे, आईक्यू, जो आपका आईक्यू आ रहा है। तो अगर ये आईक्यू 140 या उससे ऊपर है, ठीक है, 140 या उससे ऊपर है, ऐसे तो पूरा एक बहुत सारा इसका नंबर लिखा रहता है जो बेस, लेकिन जो वो है ना इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बता देती हूँ। तो 140 और उससे ऊपर होगा, यानी जो हमारा 125 ये आंसर आ रहा था जिसका, है ना, ये जो 125 ये आएगा, तो हम किस किस में फिट बैठते हैं, हम ये पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले आप देखिए, अगर 140 या उससे भी ऊपर आता है तो फिर प्रतिभाशाली बच्चे हैं आप बहुत ज्यादा, जिसे हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, बोलते हैं ना गिफ्टेड चाइल्ड है ये। उसके अलावा देखिए 120 से लेके 140 वेरी सुपीरियर, पर हम इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ। 110 से लेके 120, इसमें क्या आ जाएगा, अति सामान्य। ठीक, अति सामान्य, अति सामान्य मतलब सामान्य से थोड़ा ऊपर या औसत से ऊपर, सामान्य जो होते हैं यानी औसत जो होते हैं उससे अधिक बुद्धि वाला, उससे अधिक। तो इसका मतलब है कि इससे नीचे वाले सामान्य कहलाएंगे, इससे नीचे वाले अब सामान्य कहलाएंगे। तो सामान्य या औसत यानी एवरेज, नॉर्मल या एवरेज, ये किसका हो गया, नॉर्मल या एवरेज, ये किसका हो गया, 90 से 110। ठीक है, अब 75 से लेके 90, तो ये क्या हो गया, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन पे हैं आप। किसके बॉर्डर लाइन पे, मैं बताती हूँ, यानी सीमा, सीमा पर है। ठीक, किसके सीमा पर है भाई, मूर्ख और औसत के बीच में। क्यों, क्योंकि देखिए 50 से 75 जो है वो मूर्ख में आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मोरॉन कहते हैं हम इसे। ठीक, और अगर 25 से भी कम है, मतलब 50 से 75, है ना, और 25 से 50 को हम मूढ़ बुद्धि कहते हैं। ठीक, इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं एक बार और बताऊंगी, 25 से 50, 25 से 50 मूढ़। ठीक है, और 25 से कम, अब एकदम नीचे आ गए आप, तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं, महामूर्ख या जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, महामूर्ख। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इडियट। ठीक है, तो जब हम बुद्धि मापन करते हैं और आईक्यू हमारा आता है जितना, उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 140 की गॉड गिफ्टेड आप किसे कहते हैं भाई, गॉड गिफ्टेड मतलब गिफ्टेड चाइल्ड। 140 या उसके ऊपर आए, 140 और उसके ऊपर आए तो आप क्या कहेंगे, गिफ्टेड है। एवरेज क्या है, 90 से 110, 90 से 110 किसका है भाई, सामान्य, औसत, नॉर्मल, एवरेज। किसी भी नाम से, सामान्य, औसत हिंदी में, एवरेज और नॉर्मल इंग्लिश में। तो 140 बच्चा बहुत वो हो गया इंटेलिजेंट, बहुत मतलब गिफ्टेड है। ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाएगा। 90 से 110 वाला किस कैटेगरी में आएगा, सामान्य, औसत, एवरेज, मतलब इतना एवरेज, एवरेज में आता है। ठीक है, इतना आ रहा है तो एवरेज है आपका। अब इसके ऊपर आ रहा है 110 और 120 के अंदर, तो यानी कि आप इससे ऊपर है, औसत से अधिक है, या अति सामान्य जिसे हम कहते हैं, अति। ठीक है, सामान्य से ऊपर हो गए, औसत से ऊपर हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्या है, 140 वाला गिफ्टेड, 90 से 110 एवरेज है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सामान्य है। अब उसके बाद बॉर्डर लाइन भी याद करना है, कई बार बॉर्डर लाइन पूछ देता है, जो किसके किसके बीच में, एवरेज के बीच में, जितना आपका एवरेज है, जरूरी नहीं ना हर बच्चा एकदम गिफ्टेड ही हो, या फिर अति सामान्य। तो जो सामान्य बच्चा है 90 से 110 उसका होता है। 50 से 75 के बीच और इसके बीच में बॉर्डर लाइन, देखिए 75 से 90 वाले किस में आते हैं, बॉर्डर लाइन में आते हैं। और इडियट किस में आते हैं, सबसे फिर 25 से कम। ठीक, जिसे हम क्या बोलेंगे, 0 से 24 तक, है ना, ये बोल देंगे हम। तो ये महामूर्ख या जड़ बुझ मतलब इडियट होते हैं, और बॉर्डर लाइन वाले 75 से 90 होते हैं। ठीक, तो ये रहता है। देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो, जैसे कि कई जगह आप इसको देखोगे कि इसको 70 लिया जाता है, 70 से 80 लिया जाता है, जो कि 75 से 90 लिया गया है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऐसे पूछ दे, डायरेक्ट डायरेक्ट दे दे, क्योंकि कई लोग अपना अपना इंटेलिजेंट क्वेश्चन बताते थे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके आधार पर होता है। बेसिकली आपको देखना है कि 140, और फिर भी इनफैक्ट कुछ चेंज आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो जीनियस जिसे हम कैसे कहते हैं वो 140 हो जाएगा। अबव एवरेज हम बोल देंगे 110।
ठीक है। अबव एवरेज, जो एवरेज से अबव रहते हैं उनका 110 हो जाएगा। और नॉर्मल या एवरेज, ये सॉरी 100, अति सामान्य ये हो गया 110 120, और एवरेज हम 90 से 110 को बोल देंगे। ठीक है, 90 से 110 के बीच हम एवरेज बोल देंगे। उसके बाद वही आपको याद रखना है कि जो 25 से भी कम हो, इडियट, ठीक, वो हो जाएगा। और बॉर्डर लाइन ये 70 से 89, 70 से 89, 80 या 75 से 90 ऐसा भी दिया रहता है, तो देख लीजिएगा एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, डन। तो अभी के लिए इतना हो गया। अब इसमें आपका ना थ्योरीज बचता है, तो मैं उसको एक एक लाइन में बता देती हूँ। हाँ, थ्योरीज भी बता देती हूँ। हालांकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि थ्योरीज उसमें नहीं दिया जाएगा मे बी। या एक काम करते हैं, जब हम इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको थ्योरी वाला कवर कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे हैं कि सिर्फ जिसमें थ्योरी दिए गए थे, 4 पॉइंट्स हैं, 4 थ्योरीज हैं। तो बस आपको ये रखना, याद रखना है कि पहली थ्योरी किसने दी, दूसरी किसने, तीसरी किसने दी थी, और पहली थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, दूसरी में क्या इंपॉर्टेंट थी। तो दो दो लाइन वाली चीज है, ठीक है। लेकिन अभी जो बेसिक था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो सब कुछ मैंने कवर कर लिया है इसमें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज दीजिएगा, चाहे अगर कुछ सुधार करना है उसमें, चाहे अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। एमसीक्यू होगा हमारा, उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मैं वो लेके आऊंगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।